जिनीश ने जब पेपर साइन कर दिए तो उसके बाद आरव बोला, सर अब आपको 3 चीजें सबसे पहले करनी होंगी। पहली ये। इससे पहले कि आरव अपनी बात कंटिन्यू कर पाता, जेसिका बीच में ही बोल पड़ी, ओह, तो जैसे ही डैड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने उन्हें ऑर्डर्स भी देने स्टार्ट कर दिए। इस पर जिनीश ने उसे गुस्से से देखा और झल्लाते हुए बोला, जेसिका क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? मैं और मिस्टर अंबानी अब बिजनेस पार्टनर्स हैं। उनका काम अब मेरा काम है। फिर वो आरव को देखकर बोला, सॉरी मिस्टर अंबानी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं जेसिका की किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सबसे पहले आप पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग रखिए और हमारी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट करिए। फिर आप एक चैरिटी पार्टी रखिए और कोशिश करिए कि उस चैरिटी इवेंट्स में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलिब्रिटीज भी आ सके। चैरिटी इवेंट की बात सुनकर जिनीश थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, सच बताऊं मिस्टर अंबानी, तो चैरिटी पार्टी रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उस पार्टी में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हर मेंबर को इनवाइट करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप मुझसे शेयर करेंगे? हम सारे मेंबर्स को बुला भी सकते हैं और अपने साथ जोड़ भी सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम प्रॉफिट को सब में बांट पाएंगे? इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ बड़े बिजनेसमैन को ही बुलाऊं। नहीं सर, हमें ये गलती नहीं करनी। आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आपके पास इतनी बड़ी टीम है। आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। अभी रियल एस्टेट और एक लग्जरी ब्रांड जस्ट ओपन ही होने वाला है, तो इसमें सबको प्रॉफिट मिलेगा। हर कोई अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना सेक्टर चूज कर सकेंगे। जब जिनीश ने ये सुना कि आरव और भी बिजनेस ओपन कर रहा था, तो अब वो और भी श्योर हो गया था कि उसने बिल्कुल सही पर्सन के साथ पार्टनरशिप की थी। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। इसके अलावा बताइए और क्या करना है। अब दूसरी चीज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम एक लग्जरी ब्रांड ओपन कर रहे हैं, जो कि आज से स्टार्ट हुए मुंबई फैशन वीक में भी प्रेजेंट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को हमारे शो में भेजें और हमारी ब्रांड को मोमेंटम बनाएं। इसके साथ हम इसके बहुत सारे स्टोर्स ओपन करेंगे। कुछ स्टोर्स मुंबई में भी होंगे जिन्हें आपको ही लीड करना है। ये सुनकर जिनीश के फेस पर एक बड़ी स्माइल आ गई। आखिरकार 1 घंटे के अंदर ही वो 3 प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रैक कर चुका था। लेकिन तभी आरव के दिमाग में कुछ सूझा और वो बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेसिका के साथ गलत हो जाएगा। अगर आप एक साथ इतने सारे बिजनेस संभालेंगे तो शायद आप अपनी बेटी को टाइम ना दे पाएं, जिससे जेसिका मुझ पर गुस्सा भी कर सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई स्टोर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना जेसिका को दे दी जाए। आखिरकार क्लोथिंग और ज्वेलरी में फीमेल्स हर मेल्स के कंपेयर में बेटर भी होती हैं। वहाँ खड़ी खड़ी जेसिका अभी तक बस आरव से जल भून रही थी। आखिरकार आरव उससे ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इतना सक्सेसफुल हो गया था कि अब वो उसके फादर को काम दे रहा था। आरव की प्रेजेंस से जेसिका को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन जैसे ही जेसिका ने आरव की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गई और बोली, क्या बात कर रहे हैं मिस्टर अंबानी, क्या ऐसा सच में हो सकता है? लेकिन तभी उसके फादर ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मिस्टर अंबानी, इसे किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये काम खराब कर देगी। लेकिन जेसिका अपने फादर की बात से थोड़ा नाराज हो उठी और बोली, डैड, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको अपनी बेटी पर ही बिलीव नहीं। मैं अपने बिजनेस इंस्टीट्यूट की टॉपर थी, तो अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं। मिस्टर अंबानी को मुझ पर बिलीव है, इतना बहुत है। अंबानी सर, अब आप प्लीज अपनी बात से पीछे मत हटिएगा। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लग्जरी ब्रांड जिनीश संभाले या जेसिका। वो तो ये सब बस जिनीश को खुश करने के लिए कर रहा था। आखिरकार जेसिका को अपॉर्चुनिटी देने पर अंदर ही अंदर जिनीश खुश तो बहुत हो रहा था। तभी आरव बोला, मैं कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता जेसिका। लेकिन मैं ऐसे कैसे बिलीव कर लूं? आप मेरे साथ भी एग्रीमेंट साइन करो। ओह, आई एम सॉरी जेसिका, लेकिन मैं लग्जरी ब्रांड के एग्रीमेंट के पेपर्स नहीं लाया क्योंकि मैं इस डील के लिए अभी तैयार नहीं था। लेकिन एक बार फैशन वीक फिनिश हो जाए, फिर तुम मनाली या जम्मू वाली ब्रांच में जाकर कुछ दिन काम करो और बिजनेस को समझो। जैसे ही तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ मुझे बोलना, मैं तुरंत तुम्हारे साथ एग्रीमेंट साइन कर दूंगा। आरव की बात सुनकर जेसिका थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर वो बोली, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर अंबानी, मेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग के दौरान आप मेरे बारे में मत सोचना। इसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ताकि कुछ सीख सके। सर, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जेसिका को देखकर ही समझ में आ रहा है कि काफी स्मार्ट है और बिजनेस फैमिली से होने की वजह से ये सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाएगी। मुझे इस पर पूरा बिलीव है। चलिए अब हम तीसरी बात डिस्कस कर लेते हैं। ओह हाँ, आपने 3 बातें बोली थी, बताइए तीसरा काम क्या करना है मुझे?
जिनीश सर, ये काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि ये फंड से रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स को हमारे फ्रीडम बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कीजिए। इससे जहाँ एक तरफ से हमारा फ्रीडम बैंक तेजी से ग्रो करेगा, वहीं दूसरी तरफ से उससे होने वाली इनकम से वो सारे लोग प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। आरव की बात सुनकर जिनीश ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार जिनीश अब न केवल मिस्टी होटल संभाल रहा था, बल्कि फ्रीडम बैंक ऑफ मुंबई ब्रांच का भी हेड था, और ऐसे में फंड्स लाना अब उसकी भी ड्यूटी थी। उसने कहा, मिस्टर अंबानी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है सर। अब क्योंकि मुंबई में आप हैं तो मैं काफी रिलैक्स रहूंगा। अभी मैं निकलता हूँ और दूसरी सिटीज जाने की प्लानिंग भी करनी है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन को अपने साथ लाकर मैं मिस्टी होटल्स और फ्रीडम बैंक को पूरे देश में एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। आरव का एम्बिशन देखकर तो जिनीश हैरान ही रह गया। आरव अभी 30 का भी नहीं हुआ था और उसने जैसा बिजनेस लेआउट डिजाइन किया था वो जिनीश अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर सका था। मिस्टर अंबानी, आप काफी यंग हैं, तो आपने अभी तक शादी की या नहीं? जिनीश मन ही मन सोच रहा था कि अगर आरव सिंगल हुआ तो अपनी बेटी जेसिका की शादी आरव से करा देगा। फिर वो सिर्फ आरव का पार्टनर ही नहीं रहेगा बल्कि फादर इन लॉ भी बन जाएगा। लेकिन तभी आरव बोला, यस सर, मेरी शादी हो चुकी है और कुछ दिनों पहले ही मेरी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैं जल्दी उसकी सेलिब्रेशन पार्टी रखने वाला हूँ। मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा। अगर आप फ्री रहे तो जरूर आइएगा। जैसे ही जिनीश को आरव के मैरिड होने की बात पता चली तो उसका फेस थोड़ा सा उतर गया, लेकिन फिर भी वो बोला, कांग्रेचुलेशंस आपको और आपकी वाइफ को। क्यों ना अपनी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए आज रात साथ में डिनर किया जाए। सर, डिनर करने के बहुत सारे मौके आएंगे, लेकिन आज शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थैंक यू, आपने मेरी 3 बातों से एग्री किया। जैसे ही चैरिटी पार्टी की प्रिपरेशन हो जाएगी प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। उसके बाद आरव अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, तो अभी मैं निकलना चाहूंगा सर। आरव चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकल आया। जिनीश और जेसिका उसे बाहर तक छोड़ने आए और फिर दोनों को बाय बोलकर वो वहां से निकल गया। जिनीश आरव से मिलकर बहुत खुश था और उसके मन में चल रहा था कि आरव वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस टैलेंट था। फिर जब दोनों बाप बेटी वापस अंदर आने लगे तो जेसिका ने अपने फादर से कहा, डैड, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे ये आरव बहुत तेज है और बस अपना काम निकलवाना चाहता है। इस पर जिनीश ने हंसते हुए जेसिका से कहा, जेसिका, यही तो तुम्हें आरव से सीखना है। एक बिजनेसमैन को बिल्कुल आरव की तरह ही होना चाहिए। आरव बेशक बहुत कनिंग है, लेकिन वो उसे छुपाता नहीं। वो खुलकर कहता है कि मैं तुम्हारा यूज करने वाला हूँ, लेकिन उसके बदले में वो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी ऑफर करता है। एक आइडियल बिजनेस डील ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों ही पार्टी को फायदा हो रहा हो। क्या आप श्योर हैं कि आरव के साथ मिलकर आप खूब प्रॉफिट बनाने वाले हो? मैं पिछले 15 सालों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ और 40 सालों से बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ओवरऑल वेल्थ आरव के अभी के वेल्थ के सामने भी कहीं नहीं है। इससे अब तुम समझ जाओ कि बिजनेस फील्ड में वो कहाँ पर है। वहीं आरव चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकलकर फैशन शो अटेंड करने नहीं गया, बल्कि वो सीधा होटल गया। आखिरकार फैशन वीक तो पूरे हफ्ते चलने वाला था। फैशन वीक में उसकी मां अमृता के लग्जरी ब्रांड के साथ साथ और भी वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स को शोकेस किया गया, लेकिन आरव को इन वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स की कोई परवाह नहीं थी। आधे से ज्यादा वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स में तो अंबानी फैमिली ने इन्वेस्ट कर रखा था, इसलिए यंग जनरेशन के कई लोग हर साल इस फैशन वीक को अटेंड करने आ ही जाते थे। लेकिन आरव नहीं चाहता था कि उसे उनमें से किसी का सामना करना पड़े। वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को इस बात की भनक भी लगे कि वो किसी भी तरह से अपनी माँ की लग्जरी ब्रांड से एसोसिएटेड है। वहीं फैशन शो अटेंड करने के बाद शाम तक आकांक्षा और तृप्ति वापस होटल आ गई। आकांक्षा ने बड़ी ही मासूमियत से आरव से कहा, मिस्टर अंबानी, आप शो अटेंड करने क्यों नहीं आए? आपको पता है ना जाने कितने ही फिल्म स्टार और सुपर मॉडल आए हुए थे। मैंने उन्हें पहली बार लाइव देखा। मेरा मन तो उन सबसे ऑटोग्राफ लेने का था, लेकिन तृप्ति मैम ने मुझे रोक दिया। आकांक्षा की बात सुनकर आरव के फेस पर स्माइल आ गई और वो बोला, बहुत अच्छा किया तृप्ति ने, तुम खुद इतनी बड़ी स्टार हो। कुछ दिन बाद वो लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेंगे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? बिल्कुल होगा ऐसा। ये फैशन वीक काफी फेमस इवेंट है और आज तुमने इसे फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ना, इसलिए तुम्हें इतना अलग सा फील हो रहा है।
थोड़े टाइम बाद तुम इन सेलिब्रिटीज को देखने की आदी हो जाओगी। उसके बाद इनका ऑटोग्राफ लेने का थॉट भी नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में। आरव की बात सुनकर आकांक्षा का दिल खुश हो गया। तभी तृप्ति ने आरव से पूछा, बाय द वे, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने क्या किया आज? अब आरव और जिनीश के बीच डील कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए अब आरव इसे छुपाना भी नहीं चाहता था। वहीं तृप्ति और आकांक्षा ऐसे पर्सन थे जिन पर वो पूरा बिलीव करता था। उसने बताया, तृप्ति, आज मैं यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया था और एक बहुत अच्छी बिजनेस डील क्रैक करके आया हूँ। वो लोग जल्दी चैरिटी पार्टी रखने वाले हैं, हम सब उसे अटेंड करने चलेंगे। फिर आरव ने अपना मोबाइल चेक किया और बोला, अच्छा तृप्ति, कल आकांक्षा को फैशन वीक जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं होटल में रहेगी। हनुमान इसके लिए कुछ इंटरव्यू प्लान कर रखे हैं, कल इसे वो सब करने होंगे। तृप्ति ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन वो जैसे अभी भी पिछली बात में ही अटकी हुई थी। तभी वो बोली, सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप चैरिटी इवेंट्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इससे हमें कुछ खास प्रॉफिट तो होता नहीं। हाँ, ये रेपुटेशन बिल्ड करने में जरूर हेल्प करता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस सब के पीछे आखिरकार आपका असली प्लान क्या है? सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा तृप्ति, बी पेशेंट। ओके, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इंतजार रहेगा। उसके बाद अगले 2 दिनों तक आकांक्षा ने होटल में रहकर ही इंटरव्यूज दिए। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और सोशल मीडिया, हर जगह वो ही छाई हुई थी। जल्दी ही आकांक्षा उस इवेंट का हॉट टॉपिक बन गई और हर तरफ बस उसके ही चर्चे हो रहे थे। वहीं फैशन वीक के 4th डे पर जिनीश ने चैरिटी इवेंट रख दिया। शाम को आरव के साथ साथ आकांक्षा, तृप्ति और हनुमा भी उस चैरिटी पार्टी में पहुंचे। जिनीश और उसकी बेटी एक्साइटेडली आरव का वेट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, वो खुश हो गए और बोले, वेलकम मिस्टर अंबानी, लगभग सारे गेस्ट आ चुके हैं, हम बस आपका ही वेट कर रहे थे। वेट करवाने के लिए सॉरी जिनीश सर। सबसे पहले मैं अपने लोगों से आपका इंट्रो कराना चाहूंगा। ये है आकांक्षा श्रीवास्तव और ये है मिस बंसल। एक तरह से मिस बंसल ही मेरा सारा काम संभालती हैं। जिनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता। पिछले 2 दिनों से पूरे सोशल मीडिया, मैगजीन और न्यूज चैनल्स पर यही छाई हुई हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस श्रीवास्तव। आकांक्षा ने भी मुस्कुराकर कहा, सर, यू आर सो काइंड। मुझे भी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और जहाँ तक बात मिस बंसल की है, तो मैं फर्स्ट लुक में ही बता सकता हूँ कि इनका टेम्परामेंट कमाल का है, तभी तो आपका इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हैं। नाइस टू मीट यू मिस बंसल। तृप्ति ने भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू टू जिनीश सर। मुझे मिस्टर अंबानी ने बताया कि अब से आप मिस्टी होटल्स ऑफ मुंबई और फ्रीडम बैंक ऑफ मुंबई ब्रांच के हेड हैं। इसका मतलब कि अब से हम एक फैमिली की तरह हैं। बहुत मजा आने वाला है साथ में काम करके। जिनीश ने मुस्कुराकर तृप्ति की बात में सिर हिलाया। वो इन सब से मिलकर खुश था। उसके बाद वो आरव से बोला, मिस्टर अंबानी, काफी लोग आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपको उन सबसे मिलवाऊं? हाँ चलिए, सब लोग साथ में चलते हैं। उसके बाद वो लोग सबके बीच गए। जिनीश ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बुला रखे थे। वहाँ पर बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मैगजीन एडिटर्स और बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी थे। आरव, तृप्ति और आकांक्षा उन सब से मिल रहे थे। मिस्टर अंबानी, जिनीश सर से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू मिस्टर अंबानी। आप जैसे बिजनेसमैन से मिलना मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ मिस्टर अंबानी। आरव भी लगातार उन सबकी बातों का रिप्लाई करता जा रहा था। ठीक उसी वक्त जिनीश ने आरव के कान में धीरे से कहा, मिस्टर अंबानी, ऑलमोस्ट सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। क्या आप सबके बीच कुछ शब्द कहना चाहेंगे? आरव ने भी जिनीश के कान में धीरे से रिप्लाई किया, इतनी जल्दबाजी मत करिए सर, मैंने एक और गेस्ट को बुलाया है। एक बार वो आ जाए, ये सब उसके बाद करते हैं। ठीक उसी वक्त एक गार्ड दौड़ता हुआ जिनीश के पास आया और बोला, सर, बाहर राजा पृथ्वी आए हुए हैं। ये सुनकर तो जिनीश हैरान ही रह गया। राजा पृथ्वी इस देश की बहुत बड़ी हस्ती थी। वो एक नोबल पर्सन थे और न जाने कितने ही लोग उन्हें अपना आइडियल मानते थे। धीरे धीरे ये बात पार्टी में भी फैल गई कि बाहर राजा पृथ्वी जी आ चुके हैं, इसलिए पार्टी का माहौल ही चेंज हो गया। सब लोग उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हो उठे। जिनीश ने गार्ड से कहा, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। गार्ड वहां से भागते हुए चला गया। फिर जिनीश ने जैसे खुद से ही कहा, क्या उन्हें वाकई मैंने ही बुलाया? बगल में ही खड़े आरव ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें मैंने बुलाया जिनीश सर। उनके आने से ये पार्टी कंप्लीट होगी। उन्हें मैंने किसी खास पर्पस से यहाँ बुलाया है।
एक मिडिल एज्ड मैन एक उतनी ही खूबसूरत लेडी के साथ पार्टी में एंटर हुआ। ये राजा पृथ्वी और उनकी मैनेजर थी। सब उनको देखकर मेस्मराइज्ड थे। राजा पृथ्वी राजघराने से जुड़े होने के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक के भी शौकीन थे। उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी गाया था। वो भारत के जाने माने आर्टिस्ट भी थे। शायद ही ऐसा कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता था या उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता हो। जब उन्होंने पार्टी में शिरकत की तो हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन उनके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वहां कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो या तो उनका इंटरव्यू कर चुके थे या किसी न किसी तरह से कभी उनसे मिल चुके थे। वो लोग आगे बढ़े और उनसे हाथ मिलाने लगे। हेलो सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन। सर, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। आप बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। मेरा बेटा भी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है और फ्यूचर में आपके जैसा बनना चाहता है। वो भी बहुत पोलाइट होकर उन सब की बातों का रिप्लाई करते जा रहे थे और वो आगे भी बढ़ रहे थे। हेलो सर, यहाँ किसी को नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। आपके यहाँ आने से हमारी शाम बन गई। आरव ने जिनीश के कान में कहा। जनीश सर, आकांक्षा और तृप्ति के साथ आप जाइए और उन्हें राजा पृथ्वी से मिलवाइए। जिनीश आरव को घबराई हुई नजरों से देखने लगा। आरव ने उसे समझाया। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब मेरा किया हुआ अरेंजमेंट है। आप बस आगे बढ़िए। जिनीश को अब आरव पर काफी भरोसा होने लगा था, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी कोट को ठीक किया, फिर आकांक्षा और तृप्ति के साथ राजा पृथ्वी के पास गया। राजा पृथ्वी सर, मैं पिछले 15 सालों से इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ और मैं बहुत इमोशनल होकर ये बात कह रहा हूँ कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। मैं पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ सर। राजा पृथ्वी इमोशनल जिनीश को देख रहे थे और उनके फेस पर एक मुस्कान थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका सामना ऐसी सिचुएशन से ऑलमोस्ट डेली होता होगा। बेशक जिनीश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट था और काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी था, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी अपने दम पर राजा पृथ्वी से नहीं मिल सकता था। अगर राजा पृथ्वी आज यहाँ थे तो वो सिर्फ और सिर्फ आरव की वजह से। तभी राजा ने जिनीश की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर उनकी नजर जिनीश के बगल में खड़ी आकांक्षा पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए बोले, आप जरूर आकांक्षा श्रीवास्तव हो। हम आपको बहुत समय से देख रहे हैं और आपके बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आप कितना बड़ा काम कर रही हैं। लेकिन आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे कैसे बात करे। वो बस उन्हें घूरे जा रही थी। तभी वो वापस बोले, हमें पता है कि आप हमें नहीं जानती होंगी, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तृप्ति ने आकांक्षा के कान में कहा, ऐसे बुत की तरह खड़ी मत रहो, जाओ और उन्हें हेलो कहो। तृप्ति के कहने के बाद आकांक्षा वापस अपने सेंसेस में आई और आगे बढ़कर राजा पृथ्वी से हाथ मिलाते हुए बोली, सर, मैं भी आपको जानती हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे आपसे अचानक मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा लॉस्ट सी हो गई थी। आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा, बड़ी बात तो हमारे लिए ये है कि हम आपसे मिल सके। आप इतनी कम उम्र में समाज सेवा का काम कर रही हो। जहां आपकी उम्र के बच्चे घूमने फिरने और पार्टी करने के शौकीन होते हैं, वहां आपने दूसरों की मदद करने को प्राथमिकता दी। उसके बाद राजा पृथ्वी ने अपनी मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये है हमारी मैनेजर, ये मेरा सारा काम संभालती हैं। राजा पृथ्वी की मैनेजर आकांक्षा को गले लगाते हुए बोली, आप वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल बच्चे हो। इतनी कम उम्र में ही आपका नाम एक समाज सेविका के तौर पर हो चुका है। पृथ्वी सर ने बताया कि आपने अपनी डिलाइट चैरिटी से हमारे फाउंडेशन को भी मदद की थी। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जब पार्टी में मौजूद लोगों ने देखा कि राजा पृथ्वी और उनकी मैनेजर आकांक्षा को इतनी रेस्पेक्ट दे रहे थे, तो वहाँ सबकी नजरों में आकांक्षा की रेस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। इससे पहले कोई भी आकांक्षा को बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। पार्टी में ज्यादातर लोग बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन के लिए वही लोग इम्पोर्टेंट होते हैं जो उन्हें फायदा दे सके। ठीक उसी वक्त हनुमा तृप्ति के पास आया और उसने उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। उसके बाद वो तृप्ति के कान में कुछ बोला और वहाँ से चला गया।
उसके जाने के बाद तृप्ति ने आरव की तरफ देखा, जो वहां से थोड़ी दूर खड़ा था। उसकी कंफर्मेशन मिलते ही वो राजा पृथ्वी की तरफ बढ़ी और बोली, हेलो सर, मेरा नाम तृप्ति है और मैं मिस्टर आरव अंबानी की कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इसमें डिलाइट चैरिटी और आपकी फाउंडेशन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी मेंशन है। तो क्यों ना मौके का फायदा उठाते हुए आप और मिस श्रीवास्तव इन पेपर्स पर साइन करके इसे ऑफिशियल बना दें। पृथ्वी जी ने तुरंत जवाब दिया, अगर आप लोगों ने सारी तैयारियां कर रखी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं साइन करने को तैयार हूँ, चलिए। उसके बाद वो आकांक्षा, तृप्ति और जिनीश स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। एक्चुअली आरव चाहता तो पृथ्वी जी कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते थे, लेकिन वो चाहता था कि उस पार्टी में सब लोग देखें कि पृथ्वी जी और आकांक्षा साथ मिलकर सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। ये आकांक्षा और डिलाइट चैरिटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी जिनीश ने स्टेज पर जाकर कहा, हेलो एवरीवन, प्लीज आप सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और यहाँ पर फोकस कीजिए। यहाँ एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तृप्ति स्टेज पर गई और उसने माइक्रोफोन जिनीश से ले लिया। फिर वो सबसे बात करते हुए बोली, हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम तृप्ति बंसल है और मैं फ्रीडम बैंक की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा बैंक, मिस्टी होटल और रंग महल हॉलिडे इस बार साथ में मिलकर चैरिटी फंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम रॉयल चैरिटी फाउंडेशन को 1 करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं। 1 करोड़ सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तक कि ये जिनीश के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। उस पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने कभी भी इतना बड़ा डोनेशन दिया हो। तृप्ति ने आगे कहा, ये हमारा डोनेशन कॉन्ट्रैक्ट और रॉयल चैरिटी फाउंडेशन का कॉपरेशन एग्रीमेंट है, जिसमें राजा पृथ्वी जी और मिस आकांक्षा श्रीवास्तव की साइन होंगे। उन दोनों ने उन फॉर्म्स पर साइन किए। पूरा मीडिया उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहा था। उसके बाद पृथ्वी जी ने कहा, मैं आकांक्षा बेटा को शुक्रिया कहना चाहूंगा। उन्होंने अपनी कंपनी से हमारे रॉयल फाउंडेशन की बहुत बड़ी मदद की है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे अलावा आकांक्षा जी को एक और ख़ास इंसान ने शुक्रिया भेजा है। वो है हम सब की प्यारी क्वीन। वो आकांक्षा के काम से बहुत प्रभावित हैं और उन्होंने आकांक्षा को कल अपने पैलेस बुलाया है। क्वीन इनके साथ खाना खाना चाहती हैं और इन्हें सम्मानित भी करना चाहती हैं। पृथ्वी जी की बात सुनते ही वहां कानाफूसी स्टार्ट हो गई। आखिरकार क्वीन वहां की बहुत बड़ी शख्सियत थी और वो ऐसे ही किसी को अपने पैलेस इनवाइट नहीं करती थी। लेकिन अगर उन्होंने आकांक्षा को बुलाया था तो ये वहां खड़े लोगों और मीडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज थी। लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। मिस श्रीवास्तव को इतनी कम उम्र में ही क्वीन से मिलने का मौका मिल रहा है। ये उनकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उन्होंने काम भी तो ऐसा किया है, अदरवाइज क्वीन ऐसे ही किसी को नहीं बुलाती। कुछ भी कहो, लेकिन आज पार्टी में ये तो पता चल गया कि इस छोटी सी आकांक्षा श्रीवास्तव का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके बाद राजा पृथ्वी, आरव, जिनीश, आकांक्षा और तृप्ति से मिलकर वहां से चले गए। अब वहां मौजूद मीडिया बार बार आकांक्षा से बात करना चाह रही थी, लेकिन तृप्ति ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप लोग प्लीज धक्का मुक्की मत करिए। मिस श्रीवास्तव कहीं भागी नहीं जा रही। आप लोग एक एक करके इनसे बात कर सकते हैं। पार्टी उसके 2 घंटे बाद तक और चली और उसके बाद सब वहां से निकलने लगे। फिर आरव, तृप्ति और आकांक्षा भी वहां से निकल गए। रास्ते में आकांक्षा ने आरव से कहा, मिस्टर अंबानी, कल क्वीन से मैं अकेली क्या बात करूंगी? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तृप्ति तुम्हारे साथ रहेगी कल और तुम्हें उनसे कुछ स्पेशल बात नहीं करनी। वो बस जिस टॉपिक पर बात करें उसी का रिप्लाई करते जाना है। मेरी वो बात याद है ना कि लोगों का स्टेटस देखकर उनसे बात मत करो, बल्कि सबको इक्वल समझो। तुम तो उन्हें वैसे ही रिस्पेक्ट देना जैसे तुम किसी उम्र दराज लेडी को देती हो। कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। तृप्ति को आज रात राजा पृथ्वी ने जो इनविटेशन दिया था उसके बारे में सोच रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं आरव बिल्कुल शांत बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। तृप्ति खुद को रोक नहीं पाई और आरव से राजा पृथ्वी के बारे में पूछने लगी। आरव, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम राजा पृथ्वी को जानते हो? आरव ने जैसे ही तृप्ति की बात सुनी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई।
उसने खुद को और रिलैक्स किया और तृप्ति की तरफ देखने लगा। सिर्फ जानता नहीं हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। काफी साल पहले राजा पृथ्वी दिवालिया हो चुके थे। भले ही उनके पास राजा का खिताब अभी भी है, लेकिन 8 साल पहले मेरे परिवार ने उनके कुछ बिजनेस को ओवरटेक करने भेजा था। तब वो अपना बड़ा सा महल बेचना चाहते थे। तृप्ति की दिलचस्पी आरव की बातों में धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो राजा पृथ्वी के बारे में और जानना चाहती थी। उसने खुद को आरव की तरफ थोड़ा और झुका लिया था और अपने चेहरे को दोनों हाथों पर टिकाकर बैठी हुई थी, जैसे कोई बच्चा कहानी सुनने के लिए बैठा हो। 8 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी थी? उस टाइम मैं 20 साल का था। उस वक्त मैंने बिजनेस में अपना पैर अच्छे से जमाया ही था और काफी सारे पैसे भी कमा लिए थे। तभी मैंने उन पैसों से राजा पृथ्वी का आलीशान महल खरीद लिया था। तृप्ति आरव को देख रही थी जैसे आरव ने कुछ गलत कर दिया हो। तुमने बिजनेस के पैसे उस पुराने महल को खरीदने में लगा दिए थे। वो पुराना महल तुम्हें क्या ही बिजनेस देता आरव? मुझे तो लगता है वो घाटे का सौदा था। उसकी मरम्मत में भी काफी पैसा लगा होगा। ये लोग सिर्फ अपना टाइटल राजा रखे रहते हैं, अंदर ही अंदर वे गरीब होते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता है, नहीं तो वो महल बेचने की नौबत ही क्यों आती। तृप्ति की बात सुनकर आरव फिर से हंसने लगा, क्योंकि कोई भी इस डील के बारे में सुनता तो यही कहता जो तृप्ति ने कहा था। लेकिन उस 20 साल के आरव के दिमाग में कुछ बड़ा प्लान था। वैसे वो पैसे महल पर नहीं लगाए थे, बल्कि राजा पृथ्वी पर लगाए थे। महल खरीदने के बाद मैंने पृथ्वी जी के साथ एक सीक्रेट समझौता किया था, जिसमें लिखा था कि महल में राजा अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। ये घर अंबानी परिवार का होने के बाद भी इस घर में उनका पूरा अधिकार है। आरव ने तृप्ति को पृथ्वी जी के बारे में बहुत कुछ बताया, जिसे सुनकर तृप्ति की आंखें खुल गई थी। इसके बाद हमारे परिवार ने एक चैरिटी फाउंडेशन में इन्वेस्ट किया था, रॉयल चैरिटी फाउंडेशन, जो अब बहुत ही फेमस हो चुका है। इसके ओनर राजा पृथ्वी हैं, लेकिन इसे रन अंबानी परिवार ही करता है। कुछ देर तक सुनने के बाद तृप्ति कंफ्यूज हो गई थी। उसका सर घूम गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुझे इसमें कहीं भी बिजनेस नजर नहीं आया। मेरे तो सब कुछ सर के ऊपर से निकल गया है। आरव ने उसे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कहा। टेंशन मत लो, मैं भी उसी पर आ रहा हूँ। राजा पृथ्वी के साथ
आकांक्षा हाल ही में हर न्यूज़पेपर पर छाई हुई थी। उसकी खबरों से उसकी इमेज और आरव के बिजनेस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ रहा था। ग्रवित, देव, गगन, वेद सभी ने आकांक्षा के बारे में सुना हुआ था। समर्थ अब आकांक्षा को लेकर प्लान बना चुका था। ये प्लान तो सबको समझ में आ गया था, लेकिन ग्रवित को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मैसेज ग्रुप में डाला, यार समर्थ, तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन किसी लड़की का यूज करना सही नहीं होगा। ये सब तो डरपोक लोग करते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। ग्रवित की बात सुनकर समर्थ को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने इमोशन मैसेज में लिखकर नहीं बताए, लेकिन उसको समझाया जरूर। डरपोक? ठीक है, अगर तुम्हें तरीका अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, सभी को अपनी राय देना चाहिए। आरव से निपटने के लिए तुम लोगों के पास कोई ना कोई आइडिया तो होगा ही, वो आप मुझे बताओ, फिर हम उस पर काम करते हैं। इस बात को सुनकर सभी शांत होकर बस ग्रुप चैट की स्क्रीन देख रहे थे। वहां बात कर रहे सभी लोग जानते थे, सिवाय समर्थ के, आरव से लड़ने के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं था। ग्रवित को समझ में आ गया कि उसकी बात शायद समर्थ को खराब लग गई थी। समर्थ, नाराज मत हो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे प्लान में कोई कमी है। अगर तुम इस प्लान के साथ आरव को हरा सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मान लो आरव को इस लड़की की इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर उसे नीचे गिराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समर्थ वैसे ही ग्रवित की बातों से झल्लाया हुआ था, फिर भी वो सभी के सवालों का जवाब दे रहा था, क्योंकि अभी उसे सभी की जरूरत थी। बचपन से ही आरव अंबानी परिवार का सबसे लाडला लड़का रहा था। ये समर्थ को कभी पसंद नहीं था। आज जब आरव के घर वापस आने की बात थी, तो उसे रोकने के लिए समर्थ अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहता था। मैं आकांक्षा को रास्ते से हटाकर आरव को यह बताना चाहता हूँ कि उससे निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आरव राजस्थान में रजवाड़ा होटल खरीदना चाहता है, लेकिन उसके सामने ऐसी सिचुएशन ला देंगे, फिर वो खुद ही ये डील कैंसिल कर देगा। रजवाड़ा रॉयल होटल के बारे में गगन ज्यादा जानता था, क्योंकि राजस्थान का काफी काम वही देखता था। रजवाड़ा रॉयल होटल का नाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फेमस है। इसकी एनुअल कमाई 6 से 7 करोड़ है। ये तो सिर्फ इस होटल का बता रहा हूँ, और भी बहुत कुछ है जो इस होटल के नाम पर होता है। आरव को हर कोई नीचे गिराना चाहता था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आना चाहता था, और न ही अंबानी परिवार की नजरों में आना चाहते थे, क्योंकि पहले ही अंबानी परिवार ने बोल दिया था कि कोई भी आरव के रास्ते नहीं आएगा। सभी को एक डर ये भी था कि अगर आरव को उनके बारे में पता चल गया तो फिर वो उनके साथ कितना बुरा करेगा। ये सोचकर सब घबरा रहे थे। गगन ने अपनी बात जारी रखते हुए ग्रुप के सभी लोगों को आरव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। मेरे पास एक रास्ता है। आरव ने जितनी कीमत लगाई है, अगर हम उससे ज्यादा कीमत का ऑफर रखें तो वो होटल हम ले सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन किसी तरह ऑडिट को रोकना होगा। गगन की बात सुनकर समर्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत मैसेज टाइप करना स्टार्ट किया। नहीं, ये काम सिर्फ तुम अकेले नहीं करोगे, हम सब और पैसे मिलाकर इस डील की कीमत बढ़ाते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हमें ये सब कुछ इतनी धीमी आवाज में करना होगा कि अंबानी परिवार तक इसकी भनक तक ना लगे। हमें ऐसा करना होगा कि हम रजवाड़ा होटल को खरीद भी लें और किसी को पता भी ना चले। ये सारी बात होने के बाद शौर्य मैसेज टाइप करना स्टार्ट किया। अभी तक शौर्य पूरी बातें सुन रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। अब जाकर उसका कुछ बोलने का मन हुआ था। समर्थ, तुम बचपन से ही चालाक हो। ऐसा लगता है तुम्हारे पास ढेरों प्लान रखे हुए हैं। कहीं हमें भी रास्ते से हटाने का प्लान तो नहीं है तुम्हारे पास? इतना बोलकर शौर्य हंसने लगा और लाफिंग वाली इमोजी भेज दिया। शौर्य हर बात को हंसी मजाक में निकाल देता था। वो किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता था। उसके मजाक करने के स्टाइल से ही लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे। वो ग्रुप का जाकिर हुसैन था, जो सबको हंसाता रहता था, और जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे वो उसे बस नासमझ बोलकर उससे दूर हो जाते थे। शौर्य की बात सुनते ही ग्रुप में काफी लोग हंस पड़े थे, और साथ ही साथ सारे लोग हंसने की इमोजी सेंड करने लगे थे। लेकिन समर्थ को इस पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई थी। शौर्य, ये क्या था? तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो या मेरी इंसल्ट? यार मैं बस मजाक कर रहा हूँ, इसे सीरियस मत लेना गाइस प्लीज, नहीं तो समर्थ सच में हमें रास्ते से अलग कर देगा। इतना बोलते ही उसने फिर से हंसी के इमोजी भेज दिए। इस बार समर्थ ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, अब कुछ देर तुम शांत रहोगे, हम लोग थोड़ा काम की बातें भी कर लें। और किसी को कुछ कहना है तो बोलो, नहीं तो इसी प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी वेद ने कुछ टाइप किया। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समर्थ का प्लान सही लग रहा है।
मेरे हिसाब से हमें इस प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम सब एक साथ रहेंगे ताकि ज्यादा पावर के साथ आरफ पर हमला कर सके। तो फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? सिंपल सी बात है, जो उस स्टेट को संभाल रहा होगा वही ये काम भी करेगा। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है ना गाइस? वेद की बात से सभी लोग अग्री थे, यहाँ तक कि अभी तक जो चुपचाप बैठकर बातें सुन रहे थे वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। दुर्गेश ने कुछ भी नहीं बोला था क्योंकि आकांक्षा उसके एरिया में ही थी। इसका मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे ही फील्ड पर जाना होगा और रजवाड़ा होटल गगन के एरिया में आता था, इसलिए वो भी शांत था। कुछ देर बाद गगन ने मैसेज किया, मैं रजवाड़ा होटल के ओनर से मीटिंग कर सकता हूँ और किसी को भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, अगर मुझे किसी की हेल्प की जरूरत लगी तो कोई भी किसी तरह का बहाना मत बनाना। हमने साथ रहने का वादा किया है। अगर कुछ भी होगा तो हम सब साथ में भुगतेंगे, कोई भी डर कर भागेगा नहीं। दोनों की बात सुनकर सारे लोग अब शांत हो गए थे। समर्थ ने मैसेज टाइप किया, हाँ मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। मुझे लगता है कि हमें इस ग्रुप का नाम फायर फाइटिंग रखना चाहिए। तभी शौर्य से रहा नहीं क्या। हाँ, टीम फायर फाइटिंग, जो आरफ की आग बुझाएगी। सब लोग ध्यान से सुन लो, हर कोई अपने दिमाग से काम करना, बिहान की तरह पकड़े मत जाना और अंबानी परिवार से निकाले जाओ, ऐसी बेवकूफी भी मत करना। ओके गाइस, मैं गुड न्यूज का वेट करूंगा। कुछ ही देर में मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। हमें जल्दी इस काम को अंजाम देना होगा। कुछ ही देर में आरब के खिलाफ एक प्लान बन चुका था जिसके बारे में उसे खबर तक नहीं थी। इस समय आरब जिनीश और उनकी बेटी अनाया के साथ होटल के रूम में बैठकर कुछ बातें कर रहा था। मिस्टर अंबानी, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स ने ये पूछने के लिए कहा है कि मिस्टी माउंटेन और इंस्पायर ब्रांड अपनी ब्रांचेस कब खोलेगी और कहां। हर किसी को इसका बेसब्री से इंतजार है। आरब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। मिस्टर जयेश, आप इंतजार करिए। बीज लगने में और फसल कटने में थोड़ा टाइम लगता है। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा खराब ही होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आरब की बातें जिनीश और अनाया बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आरब ने दोनों को टी का कप उठा कर दिया और खुद कॉफी का मग लिया और होटल की विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया था। वहाँ से रजवाड़ा रॉयल होटल दिख रहा था। वो उसे देखते हुए कॉफी पी रहा था। मैं फिलहाल रजवाड़ा रॉयल होटल को अपने अंडर में करना चाहता हूँ। जैसे ही यह होटल मेरे नाम हुआ तो तुरंत ही मिस्टी माउंटेन की ब्रांच यहाँ खोल दूंगा। तब तक आपको सपोर्ट करना होगा। आरब की बात खत्म होते ही वो खड़े हो गए और आरब के पास आए। हाँ, क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं। तभी अनाया की आवाज आई, मिस्टर अंबानी, आपने मुझसे जो प्रॉमिस किया था, आप वो भूल गए क्या? अनाया की बात सुनकर आरब उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर स्माइल थी। टेंशन मत लो, मुझे याद है। आप इंस्पायर ब्रांड की इंटर्नशिप करने के लिए मनाली जा सकती हैं। एक बार आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाए फिर आप कहीं भी इंस्पायर ब्रांड की फ्रेंचाइज खोल सकती हैं। ये सुनते ही अनाया के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। थैंक यू सो मच मिस्टर अंबानी। मैं कल ही वहाँ के लिए निकल जाती हूँ। ओके, मैं वहाँ किसी को कॉल कर दूंगा जो आपको आकर रिसीव कर लेगा। आरब ने जिनीश की तरफ देखा। मिस्टर जिनीश, मैं 2 दिन बाद फिर से रजवाड़ा होटल के ओनर से बात करूंगा। तब तक आप वापस जाकर वेट कीजिए। जिनीश कुमार से मीटिंग के अगले दिन ही आरब मिस्टी होटल्स के 3 मैनेजर्स को बुलाया और उनके साथ लंच मीटिंग रखी। उनमें से एक मैनेजर ने कहा, मिस्टर अंबानी, कल रजवाड़ा होटल वाली डील की ऑफिशियल मीटिंग है। आरब ने पानी पीते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी दूसरे मैनेजर ने कहा, सर, कल की मीटिंग को लेकर आप हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? वैसे रजवाड़ा होटल सेल होने वाला था। ये न्यूज आरब ने ही फैलाई थी। वो जानता था कि इस न्यूज के फैलते ही रजवाड़ा होटल के बाकी के शेयर होल्डर्स ब्रिनेश पर प्रेशर बनाएंगे। उसे ये बात भी पता था कि रजवाड़ा होटल को सेल करने का डिसीजन अकेले ब्रिनेश नहीं ले सकता। बाकी के शेयर होल्डर्स को उसमें शामिल होना ही होगा। एक बात ये भी थी कि अकेले एक शेयर होल्डर से मीटिंग करने के कंपेयर में सारे शेयर होल्डर्स से मीटिंग करना ज्यादा आसान था। एक आदमी को ब्रेक करना टफ था क्योंकि सारे डिसीजन तो उसी को लेने थे। लेकिन जहां एक पूरी टीम बैठी हो वहां मतभेद होने के चांसेस थे और आरब इसी मतभेद का फायदा उठाकर उन्हें ब्रेक कर सकता था। तभी आरब अपने मैनेजर से बोला,
कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन हम कल उसी प्राइस पर टिके रहेंगे जो हमने डिस्कस किया था। ब्रिनेश के रजवाड़ा होटल की एक बड़ी शेयर होल्डर उसकी वाइफ भी थी। आरव जानता था कि रजवाड़ा होटल को सेल करने के लिए जो सबसे ज्यादा डेस्परेट थी वो ब्रिनेश की वाइफ थी, क्योंकि अपने शेयर सेल करने से उसे बहुत मोटा अमाउंट मिलने वाला था। अगर ब्रिनेश के इतने बड़े सेक्स स्कैंडल के बाद भी उसने उसे डिवोर्स नहीं दिया था, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ रजवाड़ा होटल ही था। जैसे ही ये डील फाइनल होगी, उसके बाद वो आराम से उसे डिवोर्स दे पाएगी। तभी आरव एक बार फिर बोला, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसी डील एक मीटिंग में कभी फाइनल नहीं होती। ये करोड़ों का सौदा है, इसे फाइनल होते होते कम से कम 3 मीटिंग्स तो लगी जाएंगी। तभी आरव का मोबाइल रिंग किया। उसने स्क्रीन देखी तो ये हनुमा का कॉल था। उसने कॉल उठाया। हेलो हनुमा, क्या हुआ, सब ठीक है? आरव ने हनुमा को आकांक्षा और तृप्ति के पास भेजा था और उनका ख्याल रखने को बोला था। उसका कॉल आते ही वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई थी। उधर से हनुमा बोला, कुछ ठीक नहीं है मिस्टर अंबानी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बकवास बंद करो और चुपचाप बताओ कि क्या हुआ। हनुमा ने एक गहरी सांस ली और बोला, मिस्टर अंबानी, आकांक्षा के दादाजी को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही जैसे आरव के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया और सरप्राइज वॉइस में बोला, लेकिन कैसे, ये सब कैसे हुआ हनुमा, और तुम कहाँ थे? वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप यहाँ करोने देखना चाहेंगे? मैं तुरंत फ्लाइट बुक करवाता हूँ और निकलता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आकांक्षा कैसी है? काफी परेशान है वो भी, लेकिन मिस बंसल उनका ख्याल रख रही हैं। ठीक है, तब तक तुम एक काम करो हनुमा, डॉक्टर के पास जाओ और उन्हें बोलो कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करें, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, उसके बारे में ना सोचें। इसके बाद आरव ने फोन कट कर दिया। तब तक वहां बैठे मैनेजर्स भी आरव को देखकर टेंशन में आ गए थे। उन्होंने आरव से पूछा, मिस्टर अंबानी, क्या हुआ, कौन एडमिट है हॉस्पिटल में? सर, क्या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं आपकी? सर, अगर आप अभी निकल रहे हैं तो कल की मीटिंग का क्या होगा? तभी आरव ने उनसे कहा, देखो, ये काफी सीरियस मैटर है और मुझे तुरंत निकलना होगा, लेकिन जहां तक कल की मीटिंग का सवाल है तो मुझे तुम तीनों पर पूरा बिलीव है। मैं चाहता हूं कि कल की मीटिंग तुम लोग हैंडल करो। बस ये याद रखना कि कल हम अपने प्राइस से नहीं हिलेंगे, सामने वाली पार्टी को एंड मोमेंट तक टेस्ट करना। उसके बाद आरव वहां से निकलने लगा। उसके पीछे पीछे उसकी सिक्योरिटी टीम भी जाने लगी, लेकिन तभी आरव ने अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, तुम दोनों मुझे ड्रॉप करने एयरपोर्ट चल रहे हो, बाकी के सब लोग यहीं रुकेंगे और मिस्टी होटल्स के मैनेजर्स को सिक्योरिटी देंगे। आरव अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां से चला गया। 2 घंटे बाद जब वो प्लेन से उतरा तो हनुमा ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही हनुमा ने डिसअपॉइंटमेंट में कहा, आई एम सॉरी मिस्टर अंबानी, लेकिन आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया और गुस्से में बोला, मुझे फालतू के एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए हनुमा, जल्दी से कार में बैठो और मुझे ये सब रास्ते में एक्सप्लेन करना। उसके बाद कार में बैठकर वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में आरव ने हनुमा से कहा, अब मुझे बताओ कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे? मिस्टर अंबानी, आकांक्षा मैम चाहती थी कि वो उनके दादाजी के साथ रेस्टोरेंट डिनर करने जाएं, तो फिर हम लोग निकल पड़े, लेकिन रास्ते में हम 2 दारूखोरों से टकरा गए। उनके बीच रास्ते से ना हटने की वजह से मैं उतरा और उनसे बात करने लगा। मैंने उन्हें कुछ पैसे भी दिए, लेकिन तब तक दादाजी को लगा कि हम उन दोनों को बुली कर रहे हैं और वो कार से बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे आकांक्षा मैम भी आ गई। जैसे ही उन बेवड़ों ने मैम को देखा तो वो उन पर कमेंट करने लगे। इससे दादाजी की उनसे बहस हो गई और इतने में ऑल ऑफ सडन उनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर उनको शूट कर दिया। ये सब सुनकर आरव के दिमाग में काफी कुछ चलने लगा। उसे कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा था। उसने हनुमा से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? आपने ऐसा क्यों पूछा सर? क्योंकि रजवाड़ा होटल की डील वाली मीटिंग से ठीक 1 दिन पहले ये सब होना मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। आरव के कहने के बाद हनुमा एक बार फिर से उस पूरे आवर के बारे में सोचने लगा और फिर बोला, सर, जहां तक मुझे लगता है कि ये एक एक्सीडेंट ही था, क्योंकि उस रूट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इस बारे में पता था कि मैम के दादाजी हमारे साथ होंगे। तभी आरव कुछ सोचते हुए बोला, और उन 2 बेवड़ों का क्या हुआ? लोकल पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और पता चला कि वो दोनों बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब उन्होंने शूट किया तो वो अपने सेंसेस में नहीं थे। उन दोनों का ख्याल आते ही गुस्से से आरव की पूरी बॉडी कांपने लगती थी। और रचित जी की हालत कैसी है? उनका ऑपरेशन हो चुका है,
लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी भी काफी रिस्क में है। 24 घंटे के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। ये जानने के बाद कि रचित की हालत बहुत ही सीरियस है, आरव को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रचित ही एकमात्र आकांक्षा की फैमिली मेंबर थे। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो ये आकांक्षा के लिए सबसे बड़ा लॉस होगा, जिसकी भरपाई आरव कुछ भी करके नहीं कर पाएगा। उसके आधे घंटे बाद आरव हॉस्पिटल पहुंच गया और उतरते हुए हनुमा से बोला, हनुमा, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस स्टेशन पर नजर रखने के लिए रखो। उन्हें बोलो कि वो देखें कि उन 2 बेवड़ों के साथ क्या हो रहा है, और यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कांटेक्ट करो और उनके प्रेसिडेंट को बोलो कि इस मैटर को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट करें। अब वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी आरव के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। तभी आरव ने हनुमा से कहा, सबसे पहले मुझे उनके वार्ड में ले चलो। फिर वो हनुमा के साथ वार्ड के अंदर पहुंचा, जहाँ रूम के बाहर तृप्ति और आकांक्षा बैठी हुई थी। आकांक्षा का सिर तृप्ति के कंधे पर रखा हुआ था। तृप्ति ने जैसे ही आरव को देखा, वो बोली, देखो आकांक्षा, कौन आया है तुमसे मिलने। आकांक्षा ने पीछे पलटकर देखा और फिर खड़ी हो गई। उसकी दोनों आंखें सूजी हुई थी। फिर वो आरव को देखकर बोली, मिस्टर अंबानी, मेरे दादाजी। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई और फिर से फूट फूट कर रोने लगी। फिर आरव ने उसे अपने गले से लगा लिया। आरव से गले लगने के बाद आकांक्षा खूब रोई। ठीक उसी वक्त आरव ने हनुमा को इशारा किया और वो बाहर चला गया। अब वहां सिर्फ आरव, आकांक्षा और तृप्ति ही थे। तभी आरव बोला, आकांक्षा, अगर तुम्हें और रोना आ रहा है तो रो, उसे अपने अंदर होल्ड करके मत रखो। मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आरव के ऐसा कहने के बाद तो आकांक्षा अब और भी ज्यादा रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर बाहर खड़ी नर्स और स्टाफ थोड़े डर गए, लेकिन हनुमा ने जाकर उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई ताकि कोई भी आरव और आकांक्षा को जाकर डिस्टर्ब ना कर सके। फिर तृप्ति भी आकांक्षा की पीठ थपथपाने लगी। उसे रोता हुआ देखकर आरव और तृप्ति की भी आंखें भर आई। तभी तृप्ति ने कहा, आकांक्षा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, हम हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। आकांक्षा ने कल से जो सैडनेस अपने अंदर होल्ड कर रखी थी, अब वो सब बाहर आ गई। वो इतना रोई कि रोते रोते काफी वीक पड़ गई और उसे चक्कर से आने लगे। तभी आरव ने नर्स को बुलवाया और उससे बोला, नर्स, आप एक और रूम ओपन करो और आकांक्षा को उसमें रेस्ट करने दो। फिर आरव और तृप्ति आकांक्षा को लेकर उस रूम में चले गए। उन्होंने आकांक्षा को बेड पर लिटा दिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन कॉर्नर से अभी भी थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे। तभी तृप्ति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच आरव कि तुम यहाँ आ गए। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आकांक्षा को कैसे कंफर्ट करूं। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जिस पर वो ब्लाइंडली बिलीव करती है। लेकिन आरव के दिमाग में तो जैसे कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो तृप्ति से बोला, तृप्ति, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? इस एक्सीडेंट के बारे में। एक्सीडेंट के बारे में मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हें भी लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था? तृप्ति कल रात के बाद से सोई नहीं थी। वो भी बहुत थकी हुई थी। लेकिन जैसे ही आरव ने उससे ये बोला, उसके दिमाग में जैसे एक ब्लास्ट सा हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरे सामने ऐसे कोई पर्सन तो नहीं है जिस पर मैं शक कर सकूं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर तृप्ति उस पूरे इंसिडेंट के बारे में एक बार फिर से सोचने लगी और फिर वो बोली, अभी तक तो मुझे इसमें कुछ अबनॉर्मल नहीं लग रहा। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने बताया कि वो दोनों ड्रग एडिक्ट हैं। उन्होंने बस इम्पल्सिव गोली चला दी। उन दोनों कमीनों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर इस इंसिडेंट के पीछे किसी का हाथ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक उसी टाइम हनुमा दौड़ता हुआ अंदर आया और कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन आरव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद उसने उसे पास बुलाया और बोला, क्या हुआ? सब ठीक है? जो भी बोलना बहुत स्लो वॉइस में बोलना। आकांक्षा सो रही है। मिस्टर अंबानी, डॉक्टर ने कहा कि रचित सर की सिचुएशन ठीक नहीं है। उन्होंने आपको बुलाया है, जल्दी आइए। फिर हनुमा वहां से चला गया। उसके बाद आरव ने अपनी जैकेट उतारी और उससे सोती हुई आकांक्षा को ढक दिया। फिर वो तृप्ति से बोला, तृप्ति, तुम यहाँ रहकर आकांक्षा का ध्यान रखना। मैं रचित जी के पास जाता हूँ।
और फिर वो जाने लगा, लेकिन तभी तृप्ति बोली, 1 मिनट आरव, क्या आपको नहीं लगता कि आकांक्षा को भी वहाँ होना चाहिए? हो सकता है कि रचित जी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हों। ऐसे में आकांक्षा को उनसे मिल लेना चाहिए। आरव ने 8-10 सेकंड सोचा, फिर बोला, एक्चुअली तुम कह तो सही रही हो तृप्ति, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आकांक्षा उन्हें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखेगी तो वो सह नहीं पाएगी। हो सकता है कि वो सीन उसे लाइफ टाइम अफेक्ट करे, इसलिए इसे रेस्ट करने दो। और अगर उठने के बाद ये किसी पर गुस्सा करे तो बोलना कि मेरे बोलने पर ऐसा किया गया था। सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना, आई विल हैंडल इट। और फिर आरव वहां से चला गया। वो जैसे ही रचित जी के रूम के सामने पहुंचा, ठीक तभी डॉक्टर उस रूम से बाहर आए और बोले, आई एम सॉरी मिस्टर अंबानी, हमने पूरी कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर, क्या अब कोई भी होप नहीं है? देखिए, जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था तभी उनके चांसेस बहुत लो थे, क्योंकि गोली उनके सीने पर लगी थी। ऐसी सिचुएशन में किसी भी पेशेंट का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आरव ने जैसे ही ये सुना, उसकी हालत खराब हो गई। बेशक यहाँ आने से पहले उसे इस सिचुएशन का अंदाजा था, लेकिन अब जब वो सिचुएशन सामने थी तो उसके पैर कांप रहे थे। वो आकांक्षा के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी डॉक्टर ने वापस कहा, डॉक्टर अंबानी, अगर आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो जाइए, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। बहुत भारी मन से आरव रूम के अंदर घुसा। उसके पीछे पीछे हनुमा भी अंदर आ गया। फिर वो रचित जी के पास गया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखें भरी हुई थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आरव हूँ। रचित, जो बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे, उसने आरव को देखा और बोला, आरव, बेटा, मैं आपको पहचानता हूँ। इतना बोलकर उनकी सांसें चढ़ गई और फिर वो थोड़ी देर रुके और उसके बाद बोले, आकांक्षा, कहाँ है मेरी गुड़िया रानी? एक आखिरी बार मैं उसे देख लूं। रचित जी, रो रोकर उसका बहुत बुरा हाल था। उसे चक्कर आ गए थे, इसलिए हमने उसे सुला दिया है। अगर वो आपको इस हालत में देखेगी तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी बात उस तक पहुंचा देना। आरव ने हनुमा को इशारा किया और उसके बाद हनुमा ने अपना मोबाइल निकाल लिया। फिर वो रचित जी का वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया। उसके बाद आरव बोला, मैं आपकी बात उस तक पहुंचा दूंगा। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते? वादा किया है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। फिर वो रूम से बाहर निकलने लगा और बिना पीछे देखे बोला, हनुमा, रचित जी का अंतिम संस्कार हम मनाली में ही करेंगे। इनके और आकांक्षा के मनाली जाने का इंतजाम करो। रचित का
डेथ हो चुका था। हॉस्पिटल के सारे पेपर वर्क हनुमा कंप्लीट कर रहा था और आरव वापस आकांक्षा के रूम में आ गया। वो आकांक्षा के बेहद करीब बैठा हुआ था। आकांक्षा कई घंटों तक सोती रही, लेकिन फिर वो अचानक एक चीख के साथ उठी। दादाजी, दादाजी। फिर वो अपने बेड से उतरकर खड़ी हो गई। वो बेहद डरी हुई और बेचैन थी। तभी आरव ने उसे पकड़ा और उसे शांत कराते हुए बोला, आकांक्षा, सब ठीक है, मैं यहीं हूं। आकांक्षा, मुझे देखो। आकांक्षा जब सो रही थी तब उसने एक डरावना सपना देखा था। उसी सपने से डरकर वो उठी थी। आरव उसे संभालने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। डरी हुई आकांक्षा आरव से बोली, मिस्टर अंबानी, मैंने अभी अभी सपना देखा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो बस एक सपना था। फिर वो खुद को आरव से छुड़ाकर बाहर भागना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसे कसकर होल्ड कर लिया और बोला, आकांक्षा, क्या सपना देखा तुमने? मुझे बताओ। देखो मुझे, मैं आरव हूँ। मिस्टर अंबानी, सपने में मैंने देखा कि मेरे दादाजी मुझे गुड बाय बोलने आए थे, लेकिन मुझे पता है कि वो बस एक सपना था। मुझे जाना चाहिए और अपने दादाजी के पास बैठना चाहिए। जब वो बोल रही थी तो उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। वो हाफ हाफ कर बोल रही थी। डर और आंसुओं ने उसका बुरा हाल कर रखा था। तभी आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ आकांक्षा, हम तुम्हारे दादाजी के पास चलते हैं। मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा, लेकिन पहले तुम रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तब जाकर आकांक्षा थोड़ी शांत हुई और बोली, जल्दी बताइए मिस्टर अंबानी। आकांक्षा, तुम इस दुनिया की सबसे लकी इंसान हो जिसे इतने अच्छे दादाजी मिले थे। उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और उन्हें तुम पर बहुत प्राउड था, लेकिन कुछ घंटों पहले ही वो हम सबको छोड़कर भगवान के पास चले गए। ये सुनते ही आकांक्षा को जैसे एक शॉक सा लगा। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई और वो डिसबिलीव से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। डॉक्टर ने खुद कहा था मुझसे कि डरने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वो दीवार से सरकते हुए नीचे बैठ गई। वो बाहर से जरूर इनकार कर रही थी, लेकिन अंदर से उसे बिलीव हो गया था। उसके बाद जैसे वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी, नहीं, डॉक्टर झूठ नहीं बोल सकते। मैं डॉक्टर की बात पर कैसे डाउट कर सकती हूँ? एक्चुअली मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। आरव भी नीचे बैठकर उसे संभालने लगा। फिर वो आरव के गले से लग गई। आरव ने कहा, रो आकांक्षा, तुम्हें जितना रोना है रो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इस बार आकांक्षा बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी की डेथ हुई होगी। मेरे दादाजी नहीं रहे, मैं अकेली हो गई मिस्टर अंबानी। आरव लगातार उसे संभाल रहा था। उसने आकांक्षा को जमीन से उठाकर बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। वो अभी एक भी मिनट के लिए आकांक्षा को नहीं छोड़ना चाहता था। उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद आकांक्षा जब रो रो कर थक गई तब जाकर चुप हुई। तभी आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आकांक्षा, तुम्हारे दादाजी तुमसे कुछ कहना चाहते थे। वो मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, तुम्हें एक बार वो देखना चाहिए। फिर आरव ने हनुमा से वो वीडियो मंगवाया और आकांक्षा को दिखाने लगा। अब तक आकांक्षा इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों में आंसू बचे ही नहीं थे। वो अपने दादाजी के अंतिम वर्ड्स सुन रही थी। उसने वो वीडियो कई बार लूप में देखा और आरव ने उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो वीडियो देख चुकी थी तब आरव उससे बोला, आकांक्षा, तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते थे कि तुम बस खुश रहो। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं आकांक्षा। आकांक्षा ने बहुत ही इनोसेंट वॉइस में आरव से कहा, क्या आप सच में हमेशा मेरा ख्याल रखोगे? क्योंकि अब मेरे पास कोई फैमिली नहीं है मिस्टर अंबानी। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारी फैमिली नहीं है। आज से हम फैमिली हैं और अब तुम मुझे मिस्टर अंबानी नहीं बल्कि भैया कह सकती हो। भैया, थैंक यू सो मच भैया। एक बार फिर से उसने आरव को हक किया। तभी आरव बोला, आकांक्षा, मैंने हनुमा को ऑलरेडी बोल दिया है कि तुम्हारे दादाजी का फ्यूनरल हम मनाली में ही करेंगे। एक बार सारा पेपर वर्क हो जाए फिर उनकी बॉडी लेकर हम मनाली जाएंगे।
आरव आकांक्षा को उसके दादाजी की बॉडी दिखाने ले गया। आरव जानता था कि अब आकांक्षा को कोई बड़ा सदमा नहीं लगने वाला था, क्योंकि दादाजी की डेथ को उसने अंदर से एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ समर्थ अंबानी के आदमी दुर्गेश ने ठीक उसी वक्त ग्रुप में एक मैसेज किया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। इस पूरी प्लानिंग में एक आदमी की डेथ हो गई। उसका मैसेज पढ़ते ही ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। सबके दिमाग में ढेरों सवाल आ रहे थे। सबसे पहला मैसेज समर्थ का आया। जिसकी डेथ हुई, क्या वो आकांक्षा ही थी? नहीं, वो आकांक्षा नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। ये जानने के बाद अब ग्रुप के अलग अलग लोग मैसेज करने लगे। क्या तुमने उसके दादाजी को क्यों मारा, जबकि तुम्हें आकांक्षा को मारने के लिए बोला गया था? ये बाई मिस्टेक हुआ है दोस्त। एक्चुअली ये काम करने के लिए मैंने 2 आदमी हायर किए थे, जिन्हें नशे में होने की एक्टिंग करनी थी और जानबूझकर आकांक्षा की कार से टकराना था। उसके बाद जब आकांक्षा बाहर आती तो वो लोग उससे आर्ग्यूमेंट करते, और जैसे ही आकांक्षा उन पर गुस्सा करती, हम उसका वीडियो बना लेते। हम उस वीडियो को इंटरनेट पर डालकर उस पर यह ब्लेम लगाते कि आकांक्षा अपनी पावर का गलत यूज कर रही है और कमजोर लोगों को दबा रही है। तो कहाँ है वो वीडियो और कहाँ है वो दबे हुए लोग? समर्थ के ऐसे लिखे जाने के बाद कई लोगों ने ग्रुप में लाफ्टर इमोजी भेजे। तभी दुर्गेश ने एक्सप्लेन किया। उन दोनों ने सारा प्लान ही खराब कर दिया। मैंने कहाँ सोचा था कि वो दोनों अपने साथ गन कैरी करेंगे और उस बुड्ढे को ही मार देंगे। सब गड़बड़ हो गई है। अंदर ही अंदर समर्थ खुश तो बहुत हो रहा था, लेकिन गुस्से की एक्टिंग करते हुए उसने लिखा, ये तुमने जो रायता फैलाया है, अब इसे समेटेगा कौन? एक काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। अभी क्या स्टेटस है मुझे ये बताओ। मैंने किसी को हॉस्पिटल भेजा था तो पता चला कि उसके दादाजी मर चुके हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द ठीक करो, क्योंकि अगर आरव को पता चल गया कि इसके पीछे तुम हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दुर्गेश को समर्थ की ये बात बहुत खराब लगी। उसने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हुए ग्रुप में लिखा, ये क्या बात हुई? आरव के साथ ये सब कुछ करने की प्लानिंग हम सबने मिलकर की थी और अब सब लोग पीछे हट रहे हैं। लेकिन तभी ग्रुप के एक और मेंबर ने दुर्गेश को अच्छा फील कराने के लिए लिखा, मुझे लगता है कि इतना परेशान होने वाली बात नहीं है दुर्गेश। आखिरकार वो एक बुढ़ा था और इस मामले को आरव बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। जस्ट रिलैक्स। नहीं ब्रो, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला कि आरव ऑलरेडी हॉस्पिटल आ चुका है। इसका मतलब कि इस बुड्ढे की डेथ को लेकर भी वो काफी सीरियस है। तभी किसी ने लिखा, इससे ये बात क्लियर होती है कि आरव और आकांक्षा के बीच रिलेशन है। हम इसे भी मुद्दा बना सकते हैं। हाँ, इस आरव नाम के आदमी में गजब का चार्म है। लड़कियां इसकी तरफ खींची चली आती हैं। इन मैसेजेस को रीड करने के बाद समर्थ ने लिखा, ये कोई चाम वाम नहीं है। मुझे तो लगता है कि आरव उस आकांक्षा का शुगर डैडी है। समर्थ का मैसेज पढ़कर कई लोगों ने ग्रुप में लाफ्टर इमोजी भेजे। ठीक इसी वक्त गगन का मैसेज आया। हाँ, दुर्गेश की बात सही है कि आरव हॉस्पिटल जा चुका है, क्योंकि रजवाड़ा होटल वालों के साथ जो कल मीटिंग होने वाली है, आरव खुद उसे अटेंड नहीं कर रहा, बल्कि उसके मैनेजर्स रहेंगे वहाँ। गगन का मैसेज देखकर समर्थ ने उसे टैग करते हुए लिखा, गगन, तुम्हारी साइड से क्या अपडेट है? कहीं तुमने भी तो कोई मिस्टेक नहीं की? गगन ने बहुत प्राउड फील करते हुए मैसेज लिखा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बॉस। एक शेयर होल्डर से भी मेरी बात हुई है और उसके सारे हम आरव का पूरा प्लान बिगाड़ सकते हैं। उस शेयर होल्डर का प्राइस मैंने पर्सनली आपको मैसेज किया है। थोड़ी देर बाद समर्थ ने वापस ग्रुप में मैसेज किया, हालांकि प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन फिर भी ये फायदे की डील होगी। अगर वो शेयर होल्डर तुम्हारे कंट्रोल में है तो अब रजवाड़ा होटल को अपने अंडर में करने का टाइम आ गया है।